हेलो एवरीवन। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट पावर्स, पार्लियामेंट, जुडिशरी और इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स। ये टॉपिक एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, बैंकिंग और ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम कॉन्सेप्ट्स को सिर्फ रटने नहीं प्रॉपरली समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था 28 जनवरी 1950 को। यह इंडिया की हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। जब सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश हुआ था तब इसकी ओरिजिनल स्ट्रेंथ थी 1 चीफ जस्टिस और 7 अदर जजेस, और प्रेजेंट सैंक्शन स्ट्रेंथ है 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 33 अदर जजेस, टोटल 34 जजेस। इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस द H.J. कनिया और सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट वुमन जज थी जस्टिस फतिमा बीवी। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट जज बनने की एलिजिबिलिटी की। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 3 क्वालिफिकेशंस दी गई है। पहली क्वालिफिकेशन, पर्सन कम से कम 5 इयर्स तक किसी हाई कोर्ट में जज रहा हो। दूसरी क्वालिफिकेशन, पर्सन कम से कम 10 इयर्स तक किसी हाई कोर्ट में एडवोकेट रहा हो। तीसरी क्वालिफिकेशन, पर्सन प्रेसिडेंट की नजर में एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होना चाहिए, यानी एक बहुत बड़ा लीगल एक्सपर्ट। लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, आज तक किसी भी जज को डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट वाली क्वालिफिकेशन के बेसिस पर अपॉइंट नहीं किया गया है। अब एज क्राइटेरिया समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम एज मेंशन नहीं की गई है, लेकिन मैक्सिमम एज फिक्स है, और वो है 65 इयर्स। हाई कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट एज होती है 62 इयर्स, जबकि सुप्रीम कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट एज होती है 65 इयर्स। अब अपॉइंटमेंट प्रोसेस समझते हैं। आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। सुप्रीम कोर्ट जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लेकिन प्रैक्टिकली अपॉइंटमेंट कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू होता है। कॉलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट जजेस रिकमेंडेशन देते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टर्म समझो, एड हॉक जजेस। कभी कभी केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो चीफ जस्टिस टेम्पररी बेसिस पर जजेस अपॉइंट कर सकता है। इसी तरह रिटायर्ड जजेस को भी वापस बुलाया जा सकता है कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट के बाद। अब आर्टिकल 129 समझते हैं। आर्टिकल 129 बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब 2 चीजें होती है। पहला, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट्स परमानेंटली प्रिजर्व किए जाएंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिशमेंट डीम की। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब क्या होता है? अगर कोर्ट किसी ऑर्डर को पास करे और कोई उस ऑर्डर की इंसल्ट करे, इग्नोर करे या कोर्ट की अथॉरिटी को चैलेंज करे तो उससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहा जाता है। अब आर्टिकल 130। आर्टिकल 130 कहता है कि दिल्ली सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल सीट होगी, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट की परमिशन के साथ दूसरी जगह भी बेंचेस एस्टैब्लिश कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन समझते हैं। सबसे पहले, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। आर्टिकल 131 ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन से रिलेटेड है, यानी सेंटर और स्टेट के बीच डिस्प्यूट हो या स्टेट वर्सेस स्टेट डिस्प्यूट हो तो केस डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब अपेलेट ज्यूरिसडिक्शन। आर्टिकल 132 कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर से रिलेटेड है। आर्टिकल 133 सिविल मैटर से रिलेटेड है। आर्टिकल 134 क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड है। ये आर्टिकल्स बताते हैं कि किस सिचुएशन में हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 136। इसको बोलते हैं स्पेशल लीव पिटिशन यानी SLP। इसका मतलब क्या है? अगर किसी लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में केस चल रहा हो या डिसीजन आ गया हो, तब भी सुप्रीम कोर्ट स्पेशल परमिशन देकर केस सुन सकता है, लेकिन केस लेना या रिजेक्ट करना कंप्लीटली सुप्रीम कोर्ट के डिस्क्रेशन पर डिपेंड करता है। अब आर्टिकल 137, ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है अपने खुद के जजमेंट्स को रिव्यू करने की। इसी वजह से जुडिशियल रिव्यू इंडियन जुडिशरी का एक बहुत पावरफुल फीचर माना जाता है। अब आर्टिकल 141, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट जो भी लॉ डिक्लेयर करेगा वो इंडिया की सभी कोर्ट्स पर बाइंडिंग होगा। इसी वजह से इंडिया की जुडिशरी को इंटीग्रेटेड जुडिशरी बोला जाता है। अब आर्टिकल 142, ये आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस डीन की पावर देता है। अगर किसी केस में कंप्लीट जस्टिस डीन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर पास करना पड़े
तो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। अब आर्टिकल 143, ये एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन के बारे में है। प्रेसिडेंट किसी इंपॉर्टेंट लीगल या पब्लिक मैटर पर सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, लेकिन याद रखो, सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होती। अब आर्टिकल 144, इंडिया की सभी सिविल और जुडिशियल अथॉरिटीज को सुप्रीम कोर्ट की असिस्टेंस में काम करना होता है। अब प्रेसिडेंट की पावर्स समझते हैं। आर्टिकल 74 कहता है कि प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर काम करेगा। 42nd अमेंडमेंट ने एडवाइस को मैंडेटरी बना दिया था। 44th अमेंडमेंट ने प्रेसिडेंट को पावर दी कि वो एडवाइस को एक बार रिकॉन्सिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, लेकिन अगर सेम एडवाइस दोबारा आए तो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, डिस्क्रेशनरी पावर्स। जनरली प्रेसिडेंट अपने आप कुछ नहीं करता, लेकिन कुछ सिचुएशंस में डिस्क्रेशन यूज होता है, जैसे हंग पार्लियामेंट। अगर किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी ना मिले तो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है किसको गवर्नमेंट बनाने के लिए इनवाइट करना है। इसी तरह नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होने के बाद भी प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब पार्लियामेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल आर्टिकल 107 में दिया गया है। ये बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। दोनों हाउसेस से पास होने के बाद बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है। अब प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। पहला, असेंट दे देना। दूसरा, वीटो यूज करना। तीसरा, बिल को होल्ड करके रखना। अब वीटो पावर समझते हैं। एब्सोल्यूट वीटो, बिल को कंप्लीटली रिजेक्ट कर देना। सस्पेंसिव वीटो, बिल को रिकॉन्सिडरेशन के लिए वापस भेजना। पॉकेट वीटो, प्रेसिडेंट कोई एक्शन हाई ना ले। इंडिया में पॉकेट वीटो का फेमस एग्जाम्पल था प्रेसिडेंट ज्ञानी ज़ैल सिंह। अब डेडलॉक क्या होता है? डेडलॉक टैब होता है जब लोकसभा और राज्यसभा किसी बिल पर अग्री नहीं करते। 3 सिचुएशंस में डेडलॉक होता है। एक, हाउस बिल रिजेक्ट कर दे, 6 मंथ्स तक एक्शन ना हो, या अमेंडमेंट्स पर डिसएग्रीमेंट हो। टैब प्रेसिडेंट आर्टिकल 108 के अंडर जॉइंट सिटिंग बुला सकता है। जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया गया है, लेकिन याद रखो, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं होती। अब 7th शेड्यूल समझते हैं। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट्स होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, सिटीजनशिप। स्टेट लिस्ट में स्टेट रिलेटेड सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे पुलिस, एग्रीकल्चर, पब्लिक ऑर्डर, लैंड। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड यूनियंस। 42nd अमेंडमेंट के थ्रू 5 सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट किए गए थे, एजुकेशन, फॉरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, वेट्स एंड मेजर्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। अब एक और इंपॉर्टेंट फीचर, सिंगल सिटीजनशिप। इंडिया में सिर्फ एक सिटीजनशिप होती है। ये कंसेप्ट यूनाइटेड किंगडम से बोरो किया गया है और ये इंडिया का यूनिटरी फीचर माना जाता है। अब गवर्नमेंट सर्विसेज की बात करते हैं। पार्ट 14 गवर्नमेंट सर्विसेज से रिलेटेड है। आर्टिकल 310 डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर से रिलेटेड है। इसका मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट प्रेसिडेंट या गवर्नर के प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करता है, लेकिन आर्टिकल 311 प्रोटेक्शन देता है। किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को बिना प्रॉपर हियरिंग के डिसमिस नहीं किया जा सकता। अब ट्राइब्यूनल्स, 42nd अमेंडमेंट ने पार्ट 14A ऐड किया था। आर्टिकल 323 एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है। आर्टिकल 323B अदर ट्राइब्यूनल से रिलेटेड है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल यानी CAT एस्टैब्लिश हुआ था 1985 में, और एल चंद्रा कुमार केस 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ट्राइब्यूनल के डिसीजंस को हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूटीपीएससी चेयरमैन और मेंबर्स का टेन्योर होता है 6 इयर्स या 65 इयर्स एज। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए 6 इयर्स या 62 इयर्स एज। तो दोस्तों, अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल वन शॉट लेक्चर में।